मास्टर बैच 2.0 के सबसे लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 50 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की ये क्लास मास्टर बैच 2.0 की सबसे लास्ट क्लास है। तो आज की इस क्लास के बाद पिछले 6 महीने से चलने वाला मास्टर बैच 2.0 का ये सिलसिला समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आपका पीएन जंक्शन डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की ये क्लास थोड़ी सी इमोशनल हो गई है क्योंकि एक अटैचमेंट हो गया है इस बैच के साथ जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, जिस बैच के माध्यम से हम आपसे और आप हमसे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अंदर से ये खुशी भी है कि चलो ये बैच पूरी तरीके से संपन्न हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है कि आज की इस क्लास के बाद आपका मास्टर बैच 2.0 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इमोशन को एक साइड करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, मतलब एक हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन दिया 40.6%, 50.0%, 81.2% और 100.0%, ठीक है ना। तो आपने पिछली क्लास में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने देखा था कि जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेक्टिफायर, उन्हें हम रेक्टिफायर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और आपने देखा था कि चाहे आपका डायोड वॉल्व हो, चाहे आपका डायोड वॉल्व हो या फिर पीएन जंक्शन डायोड हो, इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक रेक्टिफायर के रूप में, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका रेक्टिफायर एसी के आधे वेव या आधे साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर वो पूरे साइकिल या पूरे वेव को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, तो इसे हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस बेसिस पर रेक्टिफायर दो टाइप के हो गए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी का फार्मूला होता है परसेंटेज में, ईटा परसेंट इज इक्वल टू 40.6 अपान 1 प्लस आर एफ अपान में आर एल। यहां पर आर एफ का मतलब है ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। जब हम डायोड वॉल्व के केस में बात करते थे तो यहां पर हम डायोड वॉल्व का रेजिस्टेंस यानी कि प्लेट रेजिस्टेंस लिखते थे, है ना, आरपी अपान में आर एल, ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये इफिशियंसी का फार्मूला इसी का 2 गुना करने से आएगा, 81.2 अपान 1 प्लस में आर एफ अपान में आर एल, ठीक है। ये भी परसेंटेज में यहां से आएगा। अब आप देखिए कि यहां पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी है, ये रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, ये मैक्सिमम तब आएगा जब आपके डायोड का रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली अगर ये 0 हो जाए तो ये इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है, हम जैसे इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और आपको ईटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ईटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 40.6%, यानी यही ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब 0 अपान आर एल इक्वल टू 0, तो यहां पर 1 बचेगा, तो 40.6 अपान 1 इक्वल टू 40.6%। और सिमिलरली आप वही वैल्यू यहां पर रखेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इफिशियंसी की, वो हो जाएगी 81.2%, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखें। फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी है 81.2% और हाफ वेव की मैक्सिमम जो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी है वो है 40.6%, ठीक है ना। एक चीज और आपको यहां पर याद रखना है हाफ वेव और फुल वेव के लिए, कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो प्रॉपर तरीके से कांस्टेंट वैल्यू वाला डीसी हमें नहीं मिलता है, बस वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं, यानी उसमें एसी का कंपोनेंट मिला रहता है जिसे हम रिपल बोलते हैं। और उस रिपल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है अंडरवुड वी आरएमएस अपान में वी एवरेज का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। ये रिपल फैक्टर का मतलब कितना एसी कंपोनेंट मिला हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर इक्वल टू अंडरवुड वी आरएमएस अपान वी एवरेज का होल स्क्वायर माइनस में 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो वैल्यू आएगी 1.21, इसमें ज्यादा रिपल फैक्टर है। और जब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो रिपल फैक्टर आ जाएगा 0.48, ठीक है। तो जब भी आप हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं
तो उसके पैरेलल आप ये वैल्यू को भी याद रखें। ठीक है, इफिशियंसी का जनरल फार्मूला, रिपल फैक्टर का जनरल फार्मूला, इफिशियंसी की मैक्सिमम वैल्यू और रिपल फैक्टर की वैल्यू, इसी तरीके से यहां पर भी वही सेम चीज। ठीक है, चलिए इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका हाफ वेव के लिए 40.6%। अगर ये फुल वेव होता तो इसका आंसर हो जाता 81.2%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कह रहे हैं कि द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन अ पावर सप्लाई इज, पावर सप्लाई में यूज किया जाने वाला सबसे अच्छा फिल्टर कौन सा है। देखिए फिल्टर सर्किट क्या होते हैं कि जैसा कि हमने आपको पीछे बताया, जब हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीसी जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल तो होता है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता है, बल्कि वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, यानी उसके अंदर एसी के कुछ कंपोनेंट मिले होते। तो वो एसी के कंपोनेंट को निकालने के लिए हम जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। तो अलग अलग तरीके के फिल्टर सर्किट होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा जो फिल्टर सर्किट होता है वो होता है पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट, जो हमारे आउटपुट में से उस कंपनसेटिंग सिग्नल्स को या एसी कंपोनेंट को सबसे अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। ठीक है ना, एक एक करके मैं सबका सर्किट आपको बता देता हूं। तो इसमें जो आपके फिल्टर सर्किट है, जैसे एक आपका होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो ये जो शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है, इसी का नाम यहां पर दिया हुआ है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, और इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। शंट का मतलब आपको पता ही है पैरेलल में, तो यहां पर पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें अपना आउटपुट लेना होता है। तो हमारा आउटपुट जो हो वो पल्सेटिंग नेचर का कम से कम हो, उसमें से रिपल ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाए, उसके लिए हम ये सर्किट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसको फिल्टर बोलेंगे इन जनरल, और इसका नाम है शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, एक और इसी तरीके से है जिसका नाम, जिसे हम बोलते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसी को ये बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं चोक इनपुट फिल्टर। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर जो होता है उसमें सीरीज में एक इंडक्टर लग जाता है इस तरीके से, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना होता है। उसके यहां पर ये लोड रेजिस्टेंस है, यहां से हमें आउटपुट लेना है, तो उसके सीरीज में एक अगर हम इंडक्टर लगा दें तो ये भी फिल्टर का काम करता है। और तीसरा है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, इसमें ये हमारे पास जो इंडक्टर था, ये इंडक्टर एल हो गया, और सामने बिल्कुल वैसे ही एक कैपेसिटर लग जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस आर एल हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से हमें आउटपुट लेना, तो ये दोनों जब लग गए तो ये हमारा एल सेक्शन फिल्टर हो गया। और लास्ट में चौथा आप देख लीजिए, जिसको हम पाई सेक्शन बोल रहे हैं, पाई जैसा शेप बन जाता है। तो पाई सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, दो इंडक्टर होंगे और उन्हीं के बीच में से यहां से एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है ना, और यहां पर हमारा है ये लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हमें आउटपुट लेना है। तो इस वाले केस में हमारा जो आउटपुट मिलता है रेक्टिफिकेशन के बाद जो रिजल्ट मिला था, अब इससे पास होने के बाद, इस फिल्टर से पास होने के बाद जब आउटपुट निकलेगा तो वो कम से कम पल्सेटिंग नेचर का होगा। ठीक है ना, उसमें से रिपल ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाएंगे। तो बेस्ट जो फिल्टर है वो है पाई सेक्शन फिल्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कह रहे हैं कि यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन ए बी और ए सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू, अगर इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो इसके इक्विवेलेंट इन चारों में से कौन होगा। देखिए किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक रूल्स को ध्यान रखना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो यहां पर हम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले लॉज हैं उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। एक आपका होता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट, चाहे आप अलग तरीके से भी पढ़ रहे हो कि ए प्लस ए बार तब भी चलेगा, लेकिन आप रूल को प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस ए बार इज इक्वल टू होता है 1, और दूसरा होता है ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, और तीसरा होता है ए और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो 3 ये रूल आप याद करें। इसके अलावा डिमोर्गन्स लॉ के अंतर्गत जो 2 पार्ट आते हैं उसको भी आप ध्यान रखें। डिमोर्गन्स लॉ, तो डिमोर्गन्स लॉ में देखिए क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें अगर सपोज कि ए और बी का कंप्लीमेंट हो रहा है, ए और बी का होल कंप्लीमेंट हो रहा है, तो अगर आप इस कंप्लीमेंट को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो प्लस है वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा मतलब अगर ए एंड बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है और आप इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट,
और ये जो आपका डॉट है या कह लीजिए जो एंड है वो आर या फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारे लॉज को आप याद रखें किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम मान लेते हैं y, तो y इक्वल टू ए बी। अब इसको हम रैंडमली पढ़ेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर एकदम प्योर आपका ए बी है और यहां पर ए सी है और यहां बी के साथ सी है, लेकिन सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका एक तरीका यह है कि अगर हम ए बी के साथ कुछ चीजों को और ले आए तो हो सकता है कॉमन करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए। तो कई बार आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करना होता है, जो आप सोच के चलते हैं वो उसके हिसाब से आंसर नहीं मिलता है, तो इस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको करना पड़ेगा, ए बी है तो ए बी के साथ में अगर हम 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहां पर ये हो जाएगा ए सी और प्लस में बी सी बार। और ये जो 1 है उसको हम चाहे तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ए और बी है लेकिन सी नहीं है, तो हम इसमें सी लाने के लिए सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ए के साथ सी है, बी के साथ सी है, यहां ए के साथ बी है लेकिन सी नहीं है। तो हम इसके साथ अगर सी को ले आएंगे तो ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि कुछ चीजें कॉमन करने पर सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या है, ए सी है और प्लस में बी सी कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी सी और प्लस में ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस में हो जाएगा ए सी प्लस में बी सी कॉम्प्लीमेंट। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कॉमन लेने पर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज मिले। अगर देखिए यहां ए सी है और यहां भी ए सी है तो ए सी कॉमन लेंगे तो यहां बी और यहां प्लस 1 बचेगा। और इसमें देखिए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, बी सी कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर यहां से भी बी सी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लें तो ए प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए आप इसमें और इसमें से ए सी को कॉमन लीजिए। ए सी कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा बी और यहां से मिलेगा, पूरा कॉमन हो गया +1। और इन दोनों में से बी सी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लीजिए तो यहां से क्या मिलेगा, ए और यहां से मिलेगा +1, तो ए प्लस 1। और आप देखिए a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है तो b प्लस 1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac और यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc कॉम्प्लीमेंट। तो ac प्लस bc कॉम्प्लीमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर इसके इक्विवेलेंट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, इसको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये और ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहा है कि इफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन देन इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल। कह रहे हैं कि एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम बोरॉन के थोड़े से अमाउंट को डोप कर दें, इनकी डोपिंग कर दी जाए, तो ये जो नया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने बगल वाले 4 एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये अपने बगल वाले के साथ इधर एक इधर, है ना, ये सभी के सभी क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री नहीं रहेगा। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर 0 केल्विन टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन या एक भी होल प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्री नहीं है। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर अगर कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता भी है तो इस कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे यहां से, तो यहां पर एक वैकेंसी आ जाएगी, यहां पर वैकेंसी आ जाएगी जिसे हम होल बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड टूटता भी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक बोरॉन जैसे एलिमेंट की डोपिंग कर देते हैं, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 3 आएगा, यानी कि बोरॉन जो है वो एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। क्या है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। और भी एग्जांपल्स इसके आप याद रखिएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो ये बगल वाले एटम के साथ ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो लेकिन यहां पर क्या है, एक वैकेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की ये जो कमी है इसी को हम होल बोलते हैं।
तो आप इसका मतलब आप समझ गए कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने का मतलब हम होल्स यहां पर मिला रहे हैं, होल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज कॉल्ड होल्स। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने का मतलब क्या, आप होल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, और होल्स की संख्या अगर बढ़ी इसका मतलब कि उसके कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। पहले दोनों इक्वल थे, लेकिन अगर होल्स आप बढ़ाते गए इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी होल्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूछा था फिर होल्स पूछा था, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह का जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की जरूरत होती है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, ये आपके ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हो। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी चाहिए, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लें और 1 इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए फ्री रहे, जिससे यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ठीक है। तो ये जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 ही होता है, क्योंकि आपने ना तो उस पूरे क्रिस्टल में से अकेले कोई चार्ज डाला है, ना तो उसमें से कोई चार्ज निकाला, मतलब ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को डाला है ना ही उसमें से निकाला है, आप पूरे एटम को मिला रहे हैं। भले आपने ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाला है, भले इसमें आप कहें कि एक होल क्रिएट हो गया, लेकिन आपने ऐसा थोड़ी किया कि बोरान के किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस पूरे क्रिस्टल में से निकाल लिया हो या उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया हो, ठीक है ना। पूरे न्यूट्रल एटम को ही हम मिलाते हैं, चाहे वो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है चाहे वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, वो पूरा कंप्लीट न्यूट्रल एटम को ही हम मिला रहे हैं। इसलिए पूरे क्रिस्टल की बात करें तो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, वो न्यूट्रल ही होता है, इनका चार्ज क्या होता है, 0। कई बार ये भ्रम हो जाता है, लोग याद कर लेते हैं एन फॉर निगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, और उनको लगता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिव होंगे, निगेटिव चार्ज होगा। नहीं, ये पी टाइप और एन टाइप जो नाम रखा गया है, इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रॉपर्टी के बेस पर रखा गया है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसलिए पी टाइप, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन वो सब के सब पूरे एक ही क्रिस्टल के अंदर है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और ये इंपॉर्टेंट बात भी आप याद रखें। बाकी और ज्यादा डिटेल में इसको समझना है तो सप्लीमेंट्री लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी चीजों को डिटेल में कवर किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहे हैं कि अब बीजेटी इज सेड टू बी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम जनरली ट्रांजिस्टर बोलते हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेटी इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन दी सैचुरेशन रीजन इफ, कोई भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो सैचुरेशन रीजन में कब बोला जाता है, ठीक है ना, कब बोला जाता है। ऑप्शन दिया, बोथ दी जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, उसके अलावा है बेस इमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, और लास्ट में दिया बोथ दी जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो किसी भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शन बनते, ये देखिए ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसको हम बोलेंगे इमीटर, चाहे वो एनपीएन टाइप का हो चाहे वो पीएनपी टाइप का हो। ये पहला पार्ट इमीटर, ये बेस, और उसके बाद ये कलेक्टर, ठीक है। तो 2 तरह के जंक्शन बन गए, एक इमीटर और बेस के बीच में ये जंक्शन बन गया, इसको हम बोलेंगे इमीटर बेस जंक्शन, और एक कलेक्टर और बेस के बीच में यहां जंक्शन बन रहा है जिसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, उस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें इमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करना होता है, ठीक है। तो 3 रीजन में हम इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं।
ट्रांजिस्टर को हम तीन अलग अलग रीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे एक होता है आपका एक्टिव रीजन, ठीक है, इसी हिसाब से देख लेते हैं एक्टिव रीजन, और एक होता है आपका कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, और एक होता है आपका लास्ट में जो ये पूछ रहे हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये तीन अलग अलग रीजन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो। ठीक है, तो एक्टिव रीजन में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टिव रीजन का मतलब यह है कि इसमें आपका ये जो पहला वाला जंक्शन है इमीटर बेस जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। इमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस में है, तो इसका मतलब कि हम जो बीजेटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्टिव रीजन में। ठीक है ना। दूसरा, कट ऑफ रीजन में इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इमीटर बेस जंक्शन और ये कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को रखना होगा रिवर्स बायस के अंदर। और सैचुरेशन रीजन तब बोलते हैं जब हमारा इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन ये दोनों के दोनों जंक्शन कैसे हो जाएं, फॉरवर्ड बायस। तो अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं तो इसको बोलेंगे सैचुरेशन रीजन, अगर दोनों रिवर्स बायस हैं इसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन। अगर ये इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो यहां पर इन्होंने पूछा था सैचुरेशन रीजन, तो सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस होने चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ दी जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कह रहे हैं कि अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी देखिए हमें पता है कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, स्विच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये एप्लीकेशन आप याद रखें कि डायोड जो है वो रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो आपका ट्रांजिस्टर होता है इसको इस्तेमाल हम करते हैं एम्पलीफायर के रूप में, मतलब सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ऑसिलेटर के रूप में सिग्नल को क्रिएट करने के लिए या ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा स्विच के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम ये ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, तीन अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसका करंट गेन है 50 इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम, द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी। यानी आपको करंट गेन दिया हुआ है, आपको वोल्टेज गेन पता करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के केस में जो करंट गेन होता है उसका सिंबल क्या है और उसका फार्मूला क्या है। ठीक है ना, और इसका हमने प्रॉपर टेबल बना करके आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है और सप्लीमेंट्री लेक्चर में डिस्कस भी किया है। तो आप जरूर से उस लेक्चर को देख लीजिएगा या नोट्स को देख लीजिएगा। ऐप के ऊपर आपको पूरा प्रॉपर कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कंपेयर करके लिखा हुआ है। जैसे किसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज 0 होता है और किसमें 180 होता है, किसमें करंट गेन ज्यादा होता है, किसमें वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, किसमें पावर गेन ज्यादा होता है, किसमें इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसमें आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर करके लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए कॉमन बेस की बात कर ले, कुछ खास चीजें हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर आप दिमाग में इसको बनाए रखिए। पहला इमीटर हो गया, ये इमीटर वाला पार्ट हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो कॉमन बेस में क्या होगा, जो बेस होगा, बेस वाला हिस्सा है वो कॉमन हो जाएगा इनपुट वाले पार्ट के अंदर और आउटपुट वाले पार्ट के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि अगर बेस कॉमन हो गया तो हमारा आउटपुट कलेक्टर में मिलेगा और इनपुट हम इमीटर में देंगे, और जो आउटपुट में हमें मिलता है उसको अगर हम इनपुट से कंपेयर करते हैं तो उसे हम गेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कलेक्टर करंट को इमीटर करंट से डिवाइड करें तो इसे हम करंट गेन बोलेंगे, है ना। आउटपुट करंट को इनपुट करंट से डिवाइड करें पहले वाले केस में जब ये कॉमन था, तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट को हम करंट गेन बोलेंगे। और कॉमन बेस के केस में इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, यानी कि आईसी अपान में आईई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, कॉमन इमीटर के केस में अब ये कॉमन हो जाएगा और ये जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा इनपुट बेस से दिया जाएगा, आउटपुट हमें कलेक्टर से मिलेगा।
तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट यानी आईसी अपान में आईबी, ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। और इस केस में करंट गेन को हम बीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये करंट गेन की बात कर रहे हैं, करंट को कंपेयर कर रहे हैं तो करंट गेन हो जाएगा, वोल्टेज को कंपेयर करेंगे वोल्टेज गेन हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर के केस में जो करंट गेन है उसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं तो ये जो हमारा इनपुट होता है वो हो जाता है इमिटर, और जो हमारा आउटपुट हो जाता, सॉरी, जो हमारा इनपुट हो जाता है वो बेस हो जाता है, जो आउटपुट हो जाता है वो इमिटर हो जाता है। तो यहां पर मतलब यही जो यहां पर इनपुट है वही इनपुट इसमें भी रहेगा। तो इनपुट यहां पर हमारा बेस है और आउटपुट हमें इमिटर से मिलेगा, तो आई ई अपान में आई बी। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा को आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर के केस में करंट गेन के सिंबल्स हैं। और दूसरी बात, इनके फार्मूले को याद करने के लिए जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, बाकी देखिए कौन आउटपुट दे रहा है और कौन इनपुट दे रहा है। तो यहां पर देखिए कलेक्टर से आउटपुट मिल रहा था और इमिटर से इनपुट दे रहे थे, तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट इक्वल टू करंट गेन। यहां पर भी आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। ठीक है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, है ना। इसमें करंट गेन के ऊपर, इनके रिलेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका रिलेशन आप याद रखिए कि बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपान में 1 माइनस अल्फा। बाकी आप अल्फा इक्वल टू भी निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, मेन आप याद रखिए, बाकी जैसा भी होगा कन्वर्जन आप कर लेंगे। दूसरा होता है गामा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में बीटा। और अगर बात करें गामा और अल्फा के बीच की रिलेशन, तो गामा इक्वल टू होता है 1 अपान 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन, बीटा गामा के बीच का रिलेशन और गामा अल्फा के बीच का ये रिलेशन, इतनी चीजें आपको याद रखनी है अल्फा बीटा गामा के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका करंट गेन। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात कर ले वोल्टेज गेन की, तो देखिए चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, जब भी हम वोल्टेज गेन की बात करेंगे, वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है करंट गेन, या तो ऐसे कर लीजिए वोल्टेज गेन इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। अब आप बताइए हमें जरा, अगर आउटपुट वोल्टेज की हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज वी आउट, है ना, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरल वी आउटपुट अपान वी इनपुट, और वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आप कह सकते हैं आई आउटपुट, है ना, आई आउटपुट और आर आउटपुट। आर आउटपुट को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, और ये आउटपुट है, ध्यान रखना है आपको। और यहां वी इनपुट में फिर यहां पर लिखेंगे आई इनपुट और उसके बाद में आर इनपुट, यहां पर आर इनपुट। तो यहां पर जरा देखिए आई आउटपुट अपान आई इनपुट, यानी कि आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, इसी को तो हम करंट गेन बोलते हैं। तो आपको यहां से मिल जाएगा ये वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू में लोड रेजिस्टेंस अपान में इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है करंट गेन। अब चाहे अल्फा वाले केस में, बीटा वाले केस में, गामा वाले केस में, जो भी है, हम मान लीजिए यहां पर अल्फा वाले केस में ले रहे हैं, तो ये करंट गेन और इनटू में लोड रेजिस्टेंस अपान में इनपुट रेजिस्टेंस। और बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम पावर गेन की बात करें तो ऐसे ही वो भी निकलता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर करके, और फाइनली आएगा करंट गेन का स्क्वायर और आर एल अपान में आर आई। और इसमें से इस करंट गेन को एक बार अलग कर देंगे तो अल्फा इंटू अल्फा और आर एल अपान आर आई, तो अल्फा इंटू आर एल अपान आर आई को ए भी यानी वोल्टेज गेन बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लाई करने पर पावर गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, करंट गेन हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, पावर गेन हो गया। ठीक, अब किसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा होती इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो करंट गेन की वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है कहां पर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। यहां पर करंट गेन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और यहां पर इस कॉमन बेस वाले केस में वोल्टेज गेन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और कॉमन इमिटर केस में, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर करंट गेन सबसे ज्यादा है, यहां पर वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा है, और यहां पर पावर गेन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस आपको बताएं तो इन दोनों केस में इनपुट और आउटपुट का फेज सेम होता है, यानी फेज डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन कॉमन इमिटर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट और इनपुट के बीच में 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, यानी जस्ट अपोजिट फेज में आउटपुट होता है इनपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हमने बता दिया। बाकी आपका वो टेबल काफी लंबा चौड़ा है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं बार बार उसको, क्योंकि बहुत सारे सवाल सिर्फ इसी चार्ट के अंदर से बन जाते हैं, और उसमें से जो 90% चांसेस इस क्वेश्चन के होते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस भी कर लिया है।
मैक्सिमम करंट गेन, मैक्सिमम यहां पर वोल्टेज गेन, मैक्सिमम यहां पर पावर गेन। करंट गेन अल्फा, बीटा और गामा और उसका फार्मूला और उनका आपस में रिलेशन, और इसके साथ साथ ये वोल्टेज गेन और करंट गेन का रिलेशन, वोल्टेज गेन पावर गेन का रिलेशन, वोल्टेज गेन और पावर और करंट गेन का रिलेशन। ठीक है, चलिए ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा जो बीच में था, कॉमन बेस कॉमन इमीटर यानी बीटा। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो करंट गेन होता है उसे हम बीटा से एक्सप्रेस करते हैं। और कॉमन इमीटर में आपने देखा कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा, बेस से इनपुट दिया जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं IC अपान में IB। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 50। और उसके बाद करें कि लोड रेजिस्टेंस यानी कि RL आउटपुट रेजिस्टेंस ये कितना है 4 किलो ओम, और इनपुट रेजिस्टेंस RI की वैल्यू कितनी है, ये है 500 ओम। और हमें निकालना है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन का फार्मूला आपने देखा आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, उसको फिर हमने करंट गेन के रूप में कन्वर्ट किया, तो करंट गेन इंटू RL अपान में RI। यहां बीटा क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन इमीटर की बात हो रही। अगर कॉमन बेस रहा होता तो अल्फा लिखते, और कॉमन कलेक्टर रहा होता तो यहां पर गामा भी लिखते। ठीक है, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू आउट लोड रेजिस्टेंस अपान इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 50 इंटू लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 किलो ओम यानी 4 इंटू 10 पावर 3, और अपान में ये कितना हो जाएगा 500। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये पावर कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 पावर 2 यानी कि 400। और ये वोल्टेज गेन है तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना मेन टारगेट नहीं है मास्टर बैच 2.0 का। हमारा मेन टारगेट यह है कि एक क्वेश्चन के साथ आप कितनी और चीजों को लिंक कर सकते हैं, उनको जोड़ करके याद रख सकते हैं, उसको यहां पर करने का मेन टारगेट है। अदरवाइज इस टॉपिक के ऊपर तो 40 से 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम 24 से 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतने में ही बहुत सारी चीजें आएंगी जो 50 क्वेश्चन में भी नहीं आ पा रही थी, है ना, उससे भी ज्यादा चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर वोल्टेज इज 8 वोल्ट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम कनेक्टेड इन कलेक्टर सर्किट इज 0.5 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है 800 ओम रेजिस्टेंस वाले वायर में वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 वोल्ट का हो रहा है। यानी कि कलेक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.5 वोल्ट है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से इससे और इससे हम निकाल लेंगे कलेक्टर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट यानी कि IC की वैल्यू। तो IC इक्वल टू V बाई R, और V की वैल्यू लिखेंगे 0.5 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 ओम। तो यहां पर आपको कलेक्टर करंट इतना मिल जाएगा एम्पियर। ठीक है ना। आगे करें कि इफ दी करंट गेन अल्फा इक्वल टू 0.96। देखिए इसमें वैसे तो है ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो आपको करंट गेन दिया है ये स्पेशली बोल रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू है ये। तो अल्फा जो करंट गेन होता है ये तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, कॉमन इमीटर के लिए नहीं होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि देन द बेस करंट विल बी, बेस करंट हमें बताना है, IB की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन दिया हुआ है 0.96। तो अगर आपको अल्फा दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा निकाल लेंगे करंट गेन, और बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है अल्फा अपान में 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.96, तो यहां लिख लेंगे 1 माइनस 0.96। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.96 और ये 1 माइनस 0.96 है, तो यहां पर आ जाएगा 0.04। डेसिमल दोनों का 2 डिजिट पर है, हटा देंगे तो 96/4 डिवाइड करने पर आ जाएगा 24। ठीक है ना। तो आपको बीटा की वैल्यू मिल गई, और अगर आपको बीटा मिल गया है, आपको IC पता है, आपको IB पता करना है, तो आप देखिए कि आपके पास जो फार्मूला होता है, आपके पास ये बीटा का जो फार्मूला होता है, बीटा क्या था, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन, और कॉमन इमीटर में जो इमीटर है वो कॉमन हो गया, बचा बेस और कलेक्टर। तो बेस से देंगे इनपुट और कलेक्टर से लेंगे आउटपुट, यानी बीटा इक्वल टू हो गया IC अपान में क्या IB। तो अगर आपको IB की वैल्यू निकालनी है, बेस करंट निकालना है, तो हो जाएगा IC अपान में करंट गेन बीटा, और IC की वैल्यू है 0.5 अपान में 800, और बीटा की वैल्यू आपने निकाली कितनी
24। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी एंपियर में, यहां माइक्रो एंपियर दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 माइक्रो एंपियर। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10 पावर -6 वाला फैक्टर आ जाएगा तो वही माइक्रो एंपियर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तभी आप अल्फा से बीटा निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप अल्फा को ही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन मान के चलेंगे तो गलत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कॉमन बेस का है, क्वेश्चन कॉमन इमीटर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कह रहे हैं कि इफ द करंट गेन फॉर अ ट्रांजिस्टर वर्किंग एज कॉमन बेस एम्पलीफायर, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इज 0.96, इफ द इमीटर करंट इज 7.2 मिली एम्पियर, द बेस करंट विल बी। ठीक है ना, बेस करंट हमें बताना है, यानी आई बी की वैल्यू बतानी, आई बी की वैल्यू बतानी है, और हमें दिया हुआ करंट गेन बताना है। कॉमन बेस के केस में करंट गेन दिया हुआ है, तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है 0.96। तो कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा की वैल्यू गिवन है, बेस करंट हमें बताना है, और हमें इमीटर करंट दिया हुआ है यानी आईई की वैल्यू गिवन है 7.2 मिली एंपियर। ठीक है, देखिए अगर आईई दिया हुआ है और आई बी आपसे पूछ रहे हैं और साथ में अल्फा भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अल्फा के फार्मूले में जाते हैं। अल्फा का फार्मूला आपको पता है, कॉमन बेस में अगर बेस को कॉमन कर दिया जाए तो इमीटर और कलेक्टर बचते हैं, तो कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा, इमीटर से इनपुट देंगे, तो आप अल्फा का फार्मूला यहां से बना सकते हैं आई सी अपान में आई ई। ठीक है, आपको देखिए, आपको क्या पता है, यहां से आप एक तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे और आई ई की वैल्यू रखेंगे तो आपको आई सी मिल जाएगा, तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू में आई ई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 0.96 और आई ई की वैल्यू है 7.2। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ आपको 6.9 समथिंग करके मिल जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आपको मिलेगी 6 पॉइंट समथिंग करके मिली एंपियर में, ये आईसी की वैल्यू हो जाएगी। और आप देखिए, आपको यहां से आईसी कैलकुलेट करिएगा, आप आईसी की वैल्यू आपको यहां से मिली, और इसके साथ साथ आईई की वैल्यू आपको पहले से पता है, और आपको आईबी निकालना है। तो आईसी, आईबी और आईई के बीच में एक रिलेशन होता है कि आईई बराबर आई बी प्लस में आई सी, ये फार्मूला होता है। तो आईई बराबर आई बी प्लस आई सी, और आपको आई बी निकालना है बेस करंट जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आई बी इक्वल टू हो जाएगा आईई और माइनस में क्या, माइनस में आई सी। ठीक है, तो आईई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करके आई सी मिलेगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक बहुत ही स्मॉल नंबर आएगा 0.2888 करके, और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.29, है ना, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 0.29 मिली एंपियर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7.2 इंटू 0.96 6.9 समथिंग करके आएगा, फिर डिफरेंस लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड बायस द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस को बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को और उनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, तो आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए। और आप सबको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, जिससे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हमें कंसिडरेबल करंट मिलता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, जिससे रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रिवर्स बायस में हमें जो करंट मिलता है वो बहुत ही कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है और रिवर्स बायस में ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिक्रीज, है ना। फॉरवर्ड बायस आप जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस का, डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, और रिवर्स बायस में उल्टा होता है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि फॉर अ ट्रांजिस्टर इफ अल्फा एंड बीटा आर दी करंट गेन्स इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली, देन, यानी हमें अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन बताना है। और आपको पता है अल्फा, बीटा और गामा क्या होते हैं। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में करंट गेन को क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से हम एक्सप्रेस करते हैं, और इनके बीच का रिलेशन होता है रिलेशन नंबर 1, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। रिलेशन नंबर 2, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और रिलेशन नंबर जो 3 है वो है गामा इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 रिलेशन याद रखनी है, बाकी आपका क्वेश्चन किसी भी दूसरे तरीके से
पूछा जा सकता है, आप इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। यहां पर देख लीजिए अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दी हुई है। बीटा वाला एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है, जो कि नहीं दिया है। तो हमें अल्फा वाले को चेक करना है। इसी को हम सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस में बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसको उस साइड ले जाकर के प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा बीटा अल्फा और ये प्लस में अल्फा, जिसमें से हम अल्फा को कॉमन लेंगे तो मिलेगा बीटा प्लस 1 और ये बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू बीटा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपान में बीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस बीटा। तो अल्फा के रूप में अगर लिखेंगे तो इस तरीके का रिलेशन आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी क्वेश्चन तो बदलता रहता है। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, बाकी कोई भी चेंज है तो आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें कह रहे हैं कि दी डायोड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो डायोड इस्तेमाल होता है उसका नाम है जीनर डायोड। जीनर डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान रखिए। जीनर डायोड जो है वो एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जिसे हम हमेशा रिवर्स बायस में ही इस्तेमाल करते हैं। ये रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसमें जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें करें दी पावर गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम इन अ। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, अगर हम बात करें कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर की, तो इस केस में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, इस केस में वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होता है और इस केस में पावर गेन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये पूछ रहे थे कि ट्रांजिस्टर में पावर गेन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा पावर गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में या कॉमन इमीटर मोड में, ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेज अगर आपसे पूछते वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाता है कॉमन बेस मोड में, और करंट गेन अगर आपसे पूछते तो इसका आंसर हो जाता है कॉमन कलेक्टर मोड में। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है, सिर्फ एक नहीं, तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विथ अ गेन ऑफ 10 आर कनेक्टेड, द नेट गेन विल बी। ठीक है ना, 3 एम्पलीफायर हैं और उनमें से हर एक का गेन है 10, तो आपको बताना है नेट गेन कितना होगा। तो इसका एक कॉमन सा फार्मूला है कि नेट गेन निकालने के लिए सभी गेन का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 जितने भी एम्पलीफायर हैं उनके गेन को मल्टीप्लाई करिए तो नेट गेन आपको मिल जाएगा। तो अगर 3 यहां पर एम्पलीफायर हैं और हर एक का गेन है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो जो नेट गेन निकल के आएगा वो 10 पावर 3 हो जाएगा, या कह लीजिए 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव, निगेटिव, 0 या फिर इंफिनिटी। ठीक है, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी का मतलब है इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R नॉट हो और टेम्परेचर को डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस अगर R हो जाए, तो हमें यह देखना होता है कि R की वैल्यू R नॉट से ज्यादा कब होगी और कम कब होगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये अल्फा जिसे हम बोल रहे हैं कि इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो अल्फा है, अगर हम इसकी वैल्यू को प्लस में ले लें, अगर हम इसकी वैल्यू को प्लस में ले लेंगे तो R की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी R नॉट से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो R की वैल्यू R नॉट से ज्यादा तब होगी जब हम अल्फा की वैल्यू को प्लस लेंगे, और अगर हम अल्फा की वैल्यू को माइनस ले लें तो माइनस लेने पर जो R की वैल्यू होगी, यानी बढ़े हुए टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस था उससे कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर अल्फा का मान प्लस में है तो, और यह केस देखने को मिलता है किसी भी कंडक्टर के साथ में। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है, और घटने का मतलब कि अल्फा की वैल्यू माइनस है। तो सेमी कंडक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव होती है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है ना,
तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये फार्मूला है आपका। अगर आप इस फार्मूले को किसी कंडक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर इस अल्फा के सामने प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर इसी फार्मूले को आप सेमी कंडक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्फा हमेशा निगेटिव आएगा। तो वैल्यू आप यहां रखिएगा, लेकिन इस प्लस को आप क्या कर लेंगे, तब माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। इसका मतलब है कि इसके लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव और इसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सेमी कंडक्टर का केस था तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, अगर ये कंडक्टर के बारे में पूछते तो पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कह रहे हैं कि दी ट्रुथ टेबल शोन इज फॉर विच गेट। यहां पर जो ट्रुथ टेबल शो किया गया है वो कौन से गेट के लिए है। ट्रुथ टेबल में आप देख लीजिए क्या है कि जब हम इनपुट ए और बी दोनों से नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट नहीं मिल रहा है। जब हम बी से इनपुट दे रहे हैं लेकिन ए से नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसी तरह से ए से दे रहे हैं, बी से नहीं दे रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। आउटपुट हमें तब मिल रहा है जब हम ए एंड बी दोनों से इनपुट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ए एंड बी दोनों से इनपुट देने पर अगर आउटपुट मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं एंड गेट, है ना। इसे हम बोलते हैं एंड गेट, जिसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए एंड बी। तो आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब आप ए एंड बी दोनों से इनपुट देंगे। तो इसी बुलियन एक्सप्रेशन से अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यही बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। बाकी आप इतना जानते रहिए कि एंड गेट और ये आपका नॉट गेट, इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट, इनको हम बेसिक गेट बोल सकते हैं। और लास्ट में जो दो नाम दिया हुआ है नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इनसे हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है ना, इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन सबका आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड गेट का y इक्वल टू ए एंड बी या ए इंटू बी टाइप का। अगर और गेट की बात करें तो और गेट का होता है y इज इक्वल टू ए और बी या फिर a प्लस बी टाइप का। नॉट गेट की अगर हम बात करें तो नॉट गेट का होता है y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट या a बार। और बात अगर नैंड और नॉर की कर रहे हैं तो जो एंड का है उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, वो नैंड का बन जाएगा। तो नैंड का आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो इसी का क्या करना होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट लेने पर आएगा। तो यानी फाइनल y इक्वल टू ये हो जाएगा a एंड b। ये देखिए एंड हुआ, कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये आपका नैंड हो गया। नॉट ऑफ एंड को नैंड बोलते हैं। और नॉर की बात करें तो नॉर का मतलब होता है नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ आर को ही नॉर बोलते हैं। यानी और गेट जो आपका था उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन उसका आप कॉम्प्लीमेंट या नॉट ले लीजिए तो इसको हम बोलेंगे नॉर गेट, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट, फंडामेंटल गेट और इनके बुलियन एक्सप्रेशन ये सब आपको ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री लेक्चर में सबके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। इसमें से कौन एक है जो सेमी कंडक्टर है। तो कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, पोर्सलेन और सिलिकॉन। तो आपको पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब सेमी कंडक्टर के एग्जांपल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि इन चारों में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें कह रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, जिससे बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें करें कि डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम प्योर सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करें तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये सही है कि ट्राईवैलेंट मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है और पेंटावैलेंट मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें करें दी मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें कह रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ये गलत है ना। जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें, एन टाइप की बात करें तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या तो यहां पर ये माइनॉरिटी लिखते तब ये सही होता कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं,
तो ये कह रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये गलत स्टेटमेंट है और जो गलत है वही सही है और वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि दी एम्पलीफायर डिवाइस इस, इसमें से कौन एम्पलीफायर है? तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, स्विच के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये जो हमारा डायोड है इसे हम रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ट्रांजिस्टर, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड आर ओनली, एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन रीजन में इनमें से कौन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और अगला है ओनली फिक्स्ड आयंस। ठीक है, देखिए अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड का मतलब कि एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, ये मान लीजिए इधर पी टाइप है और इधर ये एन टाइप है, तो जो यहां पर डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन लेयर बनता है उसमें होता क्या है? आपको पता ही है कि पी टाइप का मतलब कि ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से बना होगा और एन टाइप का मतलब ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से बना होगा। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब कि यहां पर जो भी आपने इंप्योरिटी मिलाया हुआ है उन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कभी भी कहीं भी जा सकता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में ये घूम सकता है। यानी ये लोग क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा ये पॉजिटिव आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको डोनर एटम बोलते हैं और बीच में प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर इधर आप देखें तो यहां पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है, मतलब हर एक इंप्योरिटी एटम के साथ एक वैकेंसी बची हुई है इलेक्ट्रॉन की, जिसे हम होल बोलते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये जो आपने इंप्योरिटी डाला हुआ है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर निगेटिव दिखाते हैं और इसे हम एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये निगेटिव बनेगा, अभी नहीं, अभी तो न्यूट्रल है। ठीक, तो ये ऐसी सिचुएशन होती है। और जैसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर के होल्स को जाकर के भरने लगते हैं। तो होता क्या है कि इस डिप्लीशन रीजन के इसके इस वाले रीजन में ये जो आपने एक्सेप्टर एटम दिया था उसकी ये जो एक वैकेंसी थी वो इधर वाले एक डोनर एटम के एक फ्री इलेक्ट्रॉन से जाकर के भर गई, और जैसे ये जाकर के भर गई अब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और यहां पर कोई होल भी नहीं, यानी चार्ज कैरियर अब नहीं है ना। इसका इलेक्ट्रॉन जाकर के इसके होल से भर गया या उस वैकेंसी को पूरा कर दिया, तो अब तो ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी या फिर होल बचा। ठीक है, बचा क्या? सिर्फ यहां पर बचा आपका ये डोनर एटम पॉजिटिव आयन के साथ और यहां पर आपका एक्सेप्टर एटम निगेटिव आयन के रूप में। यहां पर भी इसी तरह से ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव, यानी इनका होल खत्म हो गया, इनका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इस अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव या निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, दैट इज फिक्स्ड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहे हैं कि पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज, जो पी टाइप सेमी कंडक्टर होता है वो कैसा होता है? अनचार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और अनचार्ज ओनली एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने आपको बताया कि चाहे पी टाइप की बात करें चाहे एन टाइप की बात करें, जब हम उसमें ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हम पूरा पूरा न्यूट्रल एटम मिलाते हैं, ना कि उसमें पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज आयन मिलाते हैं। ठीक है ना, तो चाहे आप पी टाइप की बात करें चाहे एन टाइप की बात करें, ये बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, तो चाहे पी टाइप पूछते चाहे एन टाइप पूछते, आंसर हो जाएगा अनचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें कह रहे हैं कि विच इज अ सिंबल ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन एक है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के सिंबल को पहचानने के लिए आप समझ लीजिए, चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। जैसे मान लीजिए ये आपका है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये एन टाइप हुआ, ये पी टाइप हुआ, ये एन टाइप हुआ, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से दूसरा आप ले लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी टाइप हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा, फिर से पी टाइप हो जाएगा। और इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको पता है, इसको हम बोलेंगे इमीटर, इसको बेस और इसको कलेक्टर। यहां पर भी ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन बन रहा है, कलेक्टर और बेस के बीच में एक और जंक्शन बन रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी बन रहा है।
ठीक है, तो आप जरा देखिए यहां पर एक तरह से ये P और N के बीच में PN जंक्शन बन रहा है, यहां पर भी P और N के बीच में PN जंक्शन बन रहा है। तो दो दो PN जंक्शन बनते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, और ये जो दो दो PN जंक्शन बन रहे हैं इसमें से ये जो इमीटर बेस वाला जंक्शन है, अगर हमें इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करना होता है तो हमें इसको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ता है ना। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में। तो आप देखिए अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस में रखा, दैट मींस ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में, और यहां पर भी ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट पी से एन की तरफ फ्लो होता है। इसका मतलब यहां पर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा पी से एन, और यहां पर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा पी से एन। तो आप कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो बेस से इमीटर की तरफ, और यहां पर अगर कहें तो इमीटर से बेस की तरफ। तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करनी थी, जिस केस में आपको मिल जाएगा डायरेक्शन बेस से इमीटर की तरफ, वही आपका सिंबल हो जाएगा। तो बेस से इमीटर की तरफ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होता किधर, इमीटर से बेस की तरफ, इमीटर से बेस की तरफ, यानी कि ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है ना, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमेशा ध्यान रखें अगर ये एरो बन रहा है तो इसका मतलब इसको हमें P मानना पड़ेगा, इसको N मानना पड़ेगा, क्योंकि P से N की तरफ करंट फ्लो होता है। तो अगर ये P है और ये N है तो इसका मतलब लास्ट वाला N ही बचेगा, तो NPN बन गया। दो लगातार तो होते नहीं, या तो N टाइप के बाद P टाइप आएगा या तो P टाइप के बाद N टाइप आएगा। तो अगर ये P हो गया, ये N हो गया डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये N हो गया तो NPN बन गया। यहां पर ये डायरेक्शन बन रहा तो ये P हो गया और ये N हो गया, तो ये P से N बन गया तो PN, और उसके बाद P आ जाएगा तो ये PNP बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और वो भी लेफ्ट साइड में ही, इमीटर बेस में ही बस देखना होता है। अगर आप कलेक्टर बेस में चले गए फिर तो उसके हिसाब से यहां भी ऑप्शन दिया जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें कह रहे हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन सबको पता है, एंड गेट का y इक्वल टू ए एंड बी। तो ये एंड गेट हो गया, ये और गेट हो गया, ये आपका एंड गेट का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये नैंड गेट हो गया, और गेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया ये नॉर गेट हो गया। तो ये नॉर गेट है, ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है और ये और गेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहे हैं कि दी आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज हाई। हाई मतलब आउटपुट 1 मिलना चाहिए। हाई इफ ऑल इनपुट्स आर लो, एनी इनपुट इज लो, एनी इनपुट इज हाई, ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हमें नॉर गेट का आउटपुट चाहिए वो भी हाई। तो नॉर गेट का आपको बुलियन एक्सप्रेशन पता ही होगा। अगर हम और गेट का नॉट कर दें, और गेट मतलब क्या, a प्लस बी, ए और बी, इसका नॉट कर दे तो इसको हम नॉर गेट बोले। तो नॉर गेट का अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन पता है तो हम इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल बना लीजिए, यहां पर a है, यहां पर b है, उसके बाद हम निकाल लेंगे a प्लस बी, यानी और गेट के लिए आउटपुट निकाल लेंगे, फिर हम नॉर गेट का निकालेंगे इसी का कॉम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, देखिए अगर आपको यहां पर a और b करना है तो यानी 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 है ना, मैथमेटिक्स लगाएंगे तो 0, और यहां पर देखिए 0 है, ये 1 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यहां पर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यहां पर 1 प्लस 1 जोड़ना नहीं है एक्चुअल में, ये आउटपुट मिलने का तरीका है। ये 1 1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 ही माना जाएगा। वैसे तो 1 1 इक्वल टू 1 0 होता है, लेकिन हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम आउटपुट लिख रहे हैं उसी बेसिस पर। ठीक है, अब आपने देखिए और गेट का आउटपुट निकाल लिया है, इसका आप नॉर कर दीजिए, मतलब नॉट कर दीजिए तो नॉर गेट बन जाएगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट या 0 का अगर आप 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। तो सवाल में ये पूछ रहे थे कि ये नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमें हाई कब मिलेगा। तो नॉर गेट का आउटपुट हमें हाई एक ही कंडीशन में मिलेगा, और ये कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, लो होने चाहिए। दोनों के दोनों इनपुट लो होने चाहिए। तो ऑल इनपुट्स आर लो, जब दोनों इनपुट लो होंगे तो आपके और गेट का आउटपुट मिलेगा लो, और गेट का आउटपुट लो मिला तो नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा हाई, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज गिवन बाई। यहां जो लॉजिक सर्किट आपको दिखाया गया है उसके आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, तो आपको लॉजिक सर्किट तो नहीं दिख रहा है, बाई मिस्टेक ये छूट गया, हम बना देते हैं। कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है कि ये दो इनपुट हैं a और b,
और आगे जाकर के कुछ इस तरीके का ये सर्किट है, ठीक है। और यहां से जो आउटपुट निकल रहा है वो आगे जा रहा है और इसके पैरेलल एक तीसरा इनपुट है सी, यहां पर सी है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके यहां पर एक और गेट लगा हुआ है और ये गेट कुछ इस तरीके का है ऐसे, और यहां पर एक बबल बना हुआ है और यहां पर आपका फाइनल आउटपुट है y। तो आपको बताना है कि इस लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। देखिए ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते। ये जो आपको गेट दिख रहा है ये एक्चुअल में इसका नाम है एक्स और गेट या जॉर गेट इसको बोलते हैं। तो ये जो एक्स और गेट होता है, इस एक्स और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू, इसको हम ऐसा a सिमेट्रिक b लिखते हैं और इसका आउटपुट होता है a b बार प्लस a बार b, ठीक है ना, एक्स और गेट। और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसका नाम हो जाता है एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। तो ये जो एक्स और गेट है, इस एक्स और गेट का यहां पर जो आउटपुट हमें मिलेगा, अगर ये a और b है तो यहां का आउटपुट हमें पता होना चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन से, ये होगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, ठीक है यहां पर। और ये जो c है वो आगे देखिए जा रहा है और ये जो गेट लगा हुआ है, एक तो ये ये एंड गेट था और एंड गेट में भी बबल लग गया, बबल का मतलब नॉट है, दैट मींस ये नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। एंड गेट में बबल लग करके नॉट लग करके ये नैंड बन गया है, ठीक है। तो अगर आप इधर से C इनपुट दे रहे हैं और इधर से आप दे रहे हैं A B बार और A बार B, तो ये दोनों का पहले तो एंड होगा, फिर उस एंड का भी नॉट हो जाएगा, यानी फाइनल आउटपुट जो मिलेगा अगर हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिखें तो देखिए क्या होगा, पहले तो इसका और इसका एंड होगा। एंड मतलब क्या कि A B बार प्लस A बार B, इन दोनों का एंड होगा, है ना, मल्टीप्लाई हो गया, एंड हो गया, लेकिन अब इसके बाद इसका नॉट होगा। नॉट का मतलब इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपका जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसका जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आए, लेकिन अभी वो फिलहाल में इस स्टेज में है और इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से कोई एक मैच कर जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए हम डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करेंगे, जो ये कहता है कि a और b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है a एंड b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। यहां आप देखिए यहां बीच में इंटू है और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसमें से ये वाला रूल लगाएंगे, दोनों पार्ट को अलग करेंगे और बीच में प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि a b बार प्लस a बार b, ये जो पूरा पार्ट है पहला हिस्सा है, इसका कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा और ये इंटू का प्लस हो जाएगा, और ये जो c है इसका कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां फिर से हम लगाएंगे, देखिए दो चीजें हैं, दो पार्ट हैं जिनके बीच में प्लस है और इनका प्लस पूरा कंप्लीट जो है कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, इनको हम सेपरेट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट को और प्लस को इनटू में चेंज कर देंगे, तो प्लस इनटू में चेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा। तो a b बार और इनका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट इनटू प्लस का होगा इनटू, और ये हो जाएगा a बार b और इसका कंप्लीट बार या कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और प्लस में यहां पर c बार। इसमें फिर से आप लगाएंगे, देखिए इनटू वाला वो वाला दूसरा वाला प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ अलग अलग जाएगा, तो a के साथ भी जाएगा और ये जो b बार है उसके साथ भी जाएगा, और जो बीच में इनटू है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहां पर आप देखिए इसके अलावा यहां पर ये इनटू था और इसमें हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो इसमें अप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा और ये जो इनटू है वो प्लस हो जाएगा, तो a कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट इनटू का होगा प्लस और b के साथ कॉम्प्लीमेंट और उसके बाहर ये प्लस में c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और जब भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये नॉर्मल सा हमारा यही इनपुट मिल जाता है a, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट, तो b कॉम्प्लीमेंट तो सिर्फ ये b बचेगा, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस में b कॉम्प्लीमेंट और इसके बाहर प्लस में c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट a और प्लस में a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए b इंटू a और b इंटू में b कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ में ये अलग से c कॉम्प्लीमेंट। और हमने आपको पीछे बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल बताए जिसमें आपने देखा कि a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होता है, तो उस बेसिस पर ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली
हाँ ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये दोनों जब 0 हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो बचा क्या, बचा यहां पर a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और प्लस में b इंटू ए और प्लस में c कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और b a बोलिए चाहे a b बोलिए और प्लस में c कॉम्प्लीमेंट। तो मैच कर लीजिए a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और a इंटू b और उसके साथ में c कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके का सर्किट है तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो यही है, और ये आउटपुट पाने के लिए आपको हर एक लॉजिक गेट का सिंबल और उसका बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ ये आपके जो डिमोर्गन्स लॉ के ये दोनों लॉज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं आज की इस क्लास का और मास्टर बैच 2.0 का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट होमवर्क भी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, लास्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दे ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको करना और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये लास्ट होमवर्क आपके लिए है इस पूरी बैच का। इसमें कह रहे हैं कि अ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर हैज, रूम टेम्परेचर पर एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए इन चारों में से कौन सी बात सही तरीके से लागू होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन इट्स कंडक्शन बैंड देन होल्स पर मीटर क्यूब इन इट्स वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में होल्स के रिस्पेक्ट में कंडक्शन बैंड के पर मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, क्या यह बात सही है। दूसरे में करें मोर इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन इट्स कंडक्शन बैंड, इसके कंडक्शन बैंड के पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इसमें करेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन इट्स कंडक्शन बैंड देन दोज एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर की तुलना में रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में के पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, क्या ऐसा सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन में करें कि मोर होल्स पर मीटर क्यूब इन इट्स वैलेंस बैंड देन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन इट्स वैलेंस बैंड। ठीक है ना, तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी के साथ मास्टर बैच 2.0 आज पूरी तरीके से संपन्न होता है, जिसमें टोटल आपके 50 लेक्चर बने हुए हैं और एक सिंगल प्लेलिस्ट है मास्टर बैच 2.0 का, उसमें सारे के सारे लेक्चर हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमने आपके पूरे सिलेबस के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है टॉपिक वाइज। ठीक है ना, इसके पहले मास्टर बैच 1.0 में हमने आपके पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उनके थियरी वाले लेक्चर या सप्लीमेंट्री लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए हैं अलग अलग डिफरेंट 7 प्लेलिस्ट के अंदर, और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनका कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स हमने आपको फिजिक्स स्कॉलर के ऐप के ऊपर अवेलेबल करा दिया है। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके लिए बचती है, वो है महा मैराथन वाली बैच, यानी आपके एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जो प्रीवियस ईयर के 11 साल के क्वेश्चंस पेपर हैं वो है आपका महा मैराथन बैच। तो जैसे ही आपके एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा हम फिर से आपके सामने आएंगे महा मैराथन वाली बैच को लेकर के, जिसमें हम आपके पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाइव यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।